जय हिंद दोस्तों मैं आलोक, आप सबका हमारे YouTube चैनल AR कैंपस में स्वागत है। दोस्तों यूपीएसएससी पेट के एग्ज़ाम के लिए महज बस 10 दिन और बचे हैं। इस टाइम पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करिए, यानी प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिए, उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसको सॉल्व करिए। और जो मैं अभी हिस्ट्री का पार्ट चलाया, अभी मैंने DI पढ़ाया था, हिस्ट्री का पार्ट में ये मेरा सेकेंड पार्ट है, जो पीछे एग्जाम में आ चुके हैं उन्हीं के बेस पे मैं इस सब में क्वेश्चन को इंक्लूड किया हूँ और हर ऑप्शंस को मैं अच्छे से डिटेल से समझाया हूँ दोस्तों। तो आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किसके आधार, किस नियम के अधिनियम के आधार पर बनाया गया था। क्वेश्चन ये कह रहा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो आया था किस अधिनियम के थ्रू आया था, तो आया था हमारा भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के थ्रू आया था। ये जो चेम्सफोर्ड थे इस भारत के हमारे वायसराय थे चेम्सफोर्ड, और मॉन्टेग्यू के थे भारत के सचिव थे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, जो ये भारत सरकार अधिनियम आया था 1919 में, इसमें क्या था, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायी की स्थापना की गई थी। क्या, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी और प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था। ठीक है, और भारत सचिव को अधिकार दे दिया गया था कि वह भारत में महालेख परीक्षक की नियुक्ति कर सके। इसी में अधिनियम 1919 में यह आया था लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, जो कि 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, और इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया था। कब, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया था। और इसी में ही भारत सरकार अधिनियम 1919 में ही आया था कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहली बार इसी अधिनियम में मिला। ठीक है, क्योंकि उस टाइम में इंग्लैंड के PM कौन थे, लॉर्ड जॉर्ज। कौन थे, लॉर्ड जॉर्ज के समय में ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार आया। ठीक है, आप पहला ऑप्शन समझ गए। अब ये सेकेंड ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1919। अब ये क्या था, पहले तो इसको हम जानेंगे। 1909 है, 1909 मार्ले मिंटो सुधार, क्या बोलेंगे इसे, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक, अब ये मार्ले कौन थे और मिंटो कौन थे, मार्ले कौन थे, मिंटो कौन थे। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले हमारे भारत के सचिव थे इंग्लैंड में, और मिंटो कौन थे, वायसराय थे। इन्हीं के टाइम पे भारत परिषद अधिनियम आया था। अब इसमें क्या था मैं बताता हूँ। इसमें था पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था, यानी मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचित व्यवस्था की गई थी। इसलिए इन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाने जाते हैं, किसको, लॉर्ड मिंटो को। और ये मिंटो कौन से थे, मिंटो प्रथम थे या मिंटो द्वितीय, तो ये मिंटो द्वितीय की बात है। ठीक है, ये जो मिंटो थे मिंटो द्वितीय थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नील दर्पण नाटक निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित थे। ठीक है, नील दर्पण जो ये नाटक था ये कौन से विद्रोह से संबंधित है, ये पावना विद्रोह। ठीक है, पावना विद्रोह, ये पावना जगह पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, उन्हीं ये नील दर्पण जो नाटक है ये पावना विद्रोह पर ही आधारित है। और जो पावना विद्रोह था कब था, 1873 में हुआ था। कब था, 1873 में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता यानी इसके नेता थे ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल। ठीक है, आइए हम कुछ और विद्रोह देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। सन्यासी विद्रोह देखते हैं। सन्यासी विद्रोह भी बिहार और बंगाल में चला था। ये सन्यासियों के द्वारा चलाया गया था, इसलिए इसका नाम सन्यासी विद्रोह पड़ा। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे यानी नेता थे वो केना सरकार और दर्जी नारायण थे। कौन थे, केना सरकार, दर्जी नारायण। सेकंड है बहावी आंदोलन, ये बिहार उत्तर प्रदेश में सैयद अहमद तूती मीर ने किया था। सैयद अहमद तूती मीर ने किया था बिहार और उत्तर प्रदेश में बहावी आंदोलन। वैसे बहावी वैसे बिहार। ठीक है, ये 1831 में हुआ था। अब ये कोल आंदोलन इंपॉर्टेंट है। कोल आंदोलन झारखंड में गोमधर कुंवर 1831-32 में किया गया था। ठीक है, और ये फराजी आंदोलन चौथा है, फराजी आंदोलन। इसका ये नाम पूछा है एग्जाम में। फराजी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता यानी नेता कौन थे, सरियातुल्लाह टीटू मियां। कौन, सरियातुल्लाह टीटू मियां थे। 1838 से 1848 के बीच में ये चला था। और नील विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस लिए इंपॉर्टेंट है, नील विद्रोह और नील आंदोलन दो होता है। जैसे 1857 की आपकी क्रांति हुई थी ना, उसके पहले नील विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था, नील विद्रोह हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद हुआ था नील आंदोलन। कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना। विद्रोह
1857 के पहले और आंदोलन बाद में। तो ये कब चला था नील विद्रोह? 1854 में। ठीक, ये बंगाल और बिहार में चला था। इसके नेतृत्व करता नेता थे तिरुत सिंह। ठीक है, विद्रोह के तिरुत सिंह थे। आगे आइए देखते हैं। संथाल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बंगाल और बिहार में चला था। इसके नेतृत्व करता सिद्धू कान्हू थे। 1855-56 तक चला था। मुंडा विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि मुंडा विद्रोह कहाँ थे। ये झारखंड के थे। ये बिरसा मुंडा इन्हीं के नाम से पड़ा मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा। ये 1899 से लेके 1900 तक चला था इनका। ठीक है, और ये पाइक विद्रोह उड़ीसा में। ठीक है, नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया था और 1817 से 1885 में चला था। नील आंदोलन, अभी नील विद्रोह मैंने पढ़ाया था, अब नील आंदोलन बंगाल में चला था। इसके कौन थे नेतृत्व करता? दिगंबर। ठीक है, 1859 से 1860 में, डेट याद रखना। और नील आंदोलन तथा नील विद्रोह दोनों अलग अलग है, आप मैंने इसको बताया है। ठीक, मोपला विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोपला विद्रोह का सबसे ज्यादा क्या एग्जाम में पूछता है, ये डेट पूछता है, क्योंकि मोपला विद्रोह कब हुआ था। पहले ये कहाँ पे हुआ था? केरल के मालाबार पे, मालाबार एरिया में मोपला विद्रोह हुआ था। और इसके जो नेतृत्व करता थे कौन थे? अली मुस्लियार। कौन? अली मुस्लियार थे। अब ये मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। ठीक है, वैसे 1920 से 1922 तक था, लेकिन एग्जाम में 1921 देता है। 1921 आप मार के आना, क्योंकि 1920 और 22 के बीच में तो 1921 ही पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 19वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक सुधारों का सबसे महत्वपूर्ण कारण था? 19वीं सदी आते आते हमारे देश में पश्चिमीकरण का बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा। वहाँ के रहन सहन, वहाँ का शिक्षा, ठीक है, बहुत कुछ वहाँ पे कल्चर, संस्कृति, एजुकेशन सब कुछ लाया गया। कब? 19वीं सदी में। कहाँ की? पश्चिमी शिक्षा और जागरण। ठीक है, पश्चिमी शिक्षा और जागरण वहाँ का हम लोग ने एक्सेप्ट करना स्वीकार करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व बंदोबस्त की महालवाड़ी प्रणाली, ये महालवाड़ी है। ठीक है, री नहीं है, महालवाड़ी है। ये महालवाड़ी प्रणाली निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में शुरू की गई? मतलब यह कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? तो सबसे पहले ये महालवाड़ी जानेंगे कि महालवाड़ी के जन्मदाता कौन थे और महालवाड़ी क्या होता है। महाल मतलब होता है दोस्तों, ये होता है जागीर, एक तरह से कह सकते हैं। महाल मतलब गाँव होता है। ठीक है, महाल मतलब गाँव होता है। वहाँ पे जो ये कृषि व्यवस्था लागू हुई थी, तो उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? महालवाड़ी व्यवस्था। तो महालवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन था? ये हालकट मैकेंजी थे। कौन थे? हालकट मैकेंजी थे। इन्होंने इस नीति का 1819 में प्रस्तावित किया था। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। इसके महालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? हालकट मैकेंजी थे। और ये नीचे कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जानना ये व्यवस्था कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और पंजाब में। ठीक है, और इसके अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य की 30% भूभाग शामिल था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी प्रांत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिर की संधि पर हस्ताक्षर किए? दोस्तों, जब होलकर ने इस पे सिंधिया पे आक्रमण किया, तो ये लोग भाग के चले गए थे पूना। अब पूना में ही एक जगह है बेसिन, तो ये बेसिन जो जगह है पूना में। ठीक है, तो वहाँ पे ये छिप गए थे। और ये जो बाजीराव द्वितीय था ना, ये बाजीराव द्वितीय तो वहाँ पे चल गया, छिप गया, लेकिन वहाँ से उसने अंग्रेजों से मदद की गुहार लगाई कि आप हमें मराठा साम्राज्य का पेशवा बना दीजिए और हम आपका सहयोग करेंगे। ठीक है, तो अंग्रेजी जो है ब्रिटिशर से उस समय लॉर्ड वेलेस्ली का भारत में आगमन हो चुका था, और उसके लिए सबसे अहम इम्पोर्टेंट था कि वो मराठाओं को कैसे अपने में मतलब शामिल कर ले, किसी तरह से उस पर कब्जा कर ले। तो उसे एक रास्ता मिल गया कि हाँ, इस टाइम बाजीराव द्वितीय इसे मराठाओं से विद्रोह कर दिया है, वहां से भाग के आया है पूना में, हम चलते हैं इसके पास, इससे संधि कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ये बाजीराव द्वितीय था, अंतिम पेशवा था। ठीक है, और ये किसका पुत्र था? राघवा का पुत्र था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। ठीक है, पर जो ये मराठा थे उसके पतन में इसका सर्वाधिक योगदान था, और ये सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। अगर क्वेश्चन पूछे आपसे सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा कौन था, तो आप किसको कहेंगे? बाजीराव द्वितीय को। तो ये जो बेसिन की संधि हुई थी 1802 में हुई थी, किसके किसके बीच हुई थी? बाजीराव द्वितीय के बीच में और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद की शहादत कब हुई थी, यानी किस डेट को हुई थी? इनकी हुई थी 27 फरवरी 1931। और 23 मार्च 1931 की किसकी हुई थी दोस्तों, बताइए। 23 मार्च 1931 को इसमें हुआ था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था? तो उस टाइम के लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर जनरल। ठीक है, कौन? लॉर्ड कैनिंग, 1857 के टाइम पे। ठीक, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछता है 1857 का जो विद्रोह हुआ था किस किस स्थान पे और कौन कौन सा नेता और कौन कौन से वहाँ ब्रिटिशर्स थे? जैसे दिल्ली में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, स्टार्ट तो हुआ था 10 मई को, कहां से? मेरठ से, याद रखना 10 मई 1857 मेरठ से स्टार्ट हुआ। मेरठ में वहां से बढ़ते बढ़ते दिल्ली आए। जब दिल्ली आए तो यहाँ पे बहादुर शाह द्वितीय, जो मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था, बहादुर शाह द्वितीय, इसको ये लोग यहाँ पे 1857 का नेता बना देते हैं। ठीक है, तो दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय हो गए। और जब बहादुर शाह द्वितीय बने थे उस टाइम जो वहाँ पे ब्रिटिशर्स अधिकारी था, वहाँ पे था जॉन निकोलसन ने इसको दिल्ली में 1857 के विद्रोह को दबा दिया। ठीक है, अब दिल्ली से चला तो लखनऊ पहुंचा। लखनऊ में स्टार्ट हुआ, ये बेगम हजरत महल थी यहाँ पे लखनऊ में, बेगम हजरत महल। और हेनरी लॉरेंस, कौन था गवर्नर? हेनरी लॉरेंस ने इसको दबाया लखनऊ में। अब कानपुर में कैंप लग गया। ठीक है, किसका कैंप लगा? कैंपबेल, कॉलिन कैंपबेल का लगा। और कानपुर में कौन थे भारतीय नेता? नाना साहब थे। और झांसी और ग्वालियर में लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे। और वहाँ पे जनरल ह्यूरोज वहाँ पे ब्रिटिश अधिकारी थे। बरेली में खान बहादुर खान थे। और ये बरेली के 1857 को विद्रोह को किसने दबाया? कैंपबेल, वही जो कानपुर के थे, कॉलिन कैंपबेल, उन्होंने ही दबाया। इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली और कर्नल आंसेल। ठीक है, इलाहाबाद जानते हैं, बनारस में भी यही थे। इलाहाबाद और बनारस दोनों में मौलवी लियाकत अली और वहां के थे कर्नल आंसेल। बिहार के तो आप सब जानते हैं कुंवर सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमाशील विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बताइए, विक्रमाशील विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये पाल वंश के थे, उनका नाम था धर्मपाल ने विक्रमाशील विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तुम्हारा आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अब जो ये पाल वंश था दोस्तों ना, पाल वंश का संस्थापक कौन था? ये पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। ठीक है, गोपाल के बाद देवपाल के बाद धर्मपाल आए। और ये विक्रमाशील पूछा, अगर हम आपसे पूछ दे कि नालंदा का, ठीक है, नालंदा का किसने किया था? नालंदा का बताइए आप लोग किसने किया था? तो नालंदा का किया था गुप्त शासक कुमार गुप्त ने। कौन? गुप्त शासक कुमार गुप्त ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला? ठीक है, कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे तक समय चला? ये राष्ट्रकूट वंश जो था, ये सबसे लंबे समय तक चला था। ऋग्वेद में कितने भजन है या ऋग्वेद में कितने सूक्त है? तो ये कितने हैं? 1028 सूक्त या भजन, 1028 सूक्त कह सकते हैं या 1028 भजन कह सकते हैं। ठीक है, और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल है, याद रखना। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ठीक, ऋग्वेद में 10 मंडल है और 10,462 रचनाएं हैं, याद रखना। 10,462 रचनाएं हैं। और इसके ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहता है? ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होर्त कहते हैं। एग्जाम में पूछा है। ठीक है, होर्त कहते हैं। ठीक है, और जो 10 मंडल है, 10 मंडल में जो तीसरा मंडल है वो क्या कहता है? विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। ठीक है, और जो 9वां मंडल है वो देवता सोम के लिए है। और 10वां मंडल जो है चतुस्वर समाज के लिए है। ठीक है, और इसी में ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, क्या इंद्र के लिए 250 रचनाएं की गई हैं और अग्नि के लिए 200 रचनाएं की गई। इसको याद रखना आप लोग। ठीक है, और जो यजुर्वेद है, इसके जो ये पाठन करता है, इसके पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? अथर्वणीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अथर्वणीय कहते हैं। ठीक है, और सामवेद जो है ना, सामवेद आप जानते हैं सबसे छोटा वेद है और सामवेद से संगीत आता है, इसमें संगीत की व्याख्या की गई। ठीक है, और जो यजुर्वेद है उसको गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, और आपसे पूछे कि इसको सामवेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? उद्रात कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्रात कहते हैं। ठीक है, और जो ये अथर्ववेद है सबसे लास्ट का वेद है, सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। ठीक है, अथर्ववेद सबसे लास्ट वेद है, इसमें जादू टोना साप अभिशाप ये सब आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कालीबंगा इनमें से किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, कालीबंगा। कालीबंगा आप जानेंगे कि राजस्थान के हनुमानगढ़ का वहां पे एक जिला है, उसी पे घग्गर नदी बहती है, उसी के बगल में ही कालीबंगा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक। और कालीबंगा से क्या क्या मिला था पता है आपको? जूते हुए खेत मिले थे वहां पे। और कालीबंगा का मतलब होता है काली, मतलब कालीबंगा मतलब बंगन मतलब चूड़िया, काली चूड़िया इसका मतलब होता है। ठीक है। अब गुजरात में आप देख सकते हैं, इसका आंसर हमारा राजस्थान हो गया। गुजरात में दो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, जैसे रंगपुर और सूतकोतड़ा। कौन? रंगपुर, सूतकोतड़ा। रंगपुर ये अहमदाबाद जिला के पास है। धान की भूसी कहाँ से मिली थी? रंगपुर में। ठीक है। हरियाणा में राखीगढ़ी और कुणाल। ठीक है, राखीगढ़ी और कुणाल, हरियाणा में दो जगह, राखीगढ़ी कुणाल। राखीगढ़ी जो है ये संधेव सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी के बाद धौलागिरा आता है, याद रखना। ठीक है, राखीगढ़ी के बाद धौलागिरा आता है। अगर ऐसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा मतलब नगर और जगह कौन सा है, तो गनेरी वाला। गनेरी वाला पड़ता है पंजाब में। ठीक है, ये सबसे बड़ा स्थल है, गनेरी वाला पंजाब में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? तो मैंने बताया कि वैसे तो सबसे बड़ा स्थल है आपका राखीगढ़ी। ठीक है, भारत में पूछे तो आपका सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। ठीक, ये कहाँ पड़ता है? आपका हरियाणा में पड़ता है। उसके बाद आपका आता है धौलावीरा। ठीक है, उसके बाद आता है धौलावीरा। ठीक, और राखीगढ़ी के बाद देखा गया एक आता है गनेरी वाला। क्या? गनेरी वाला, ये पंजाब के पाकिस्तान में पड़ता है गनेरी वाला। ठीक, और उसके बाद गनेरी वाले के बाद आता है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो। ठीक, तो ये चीज पड़ गया आपका पाकिस्तान में गनेरी वाला, मोहनजोदाड़ो, और राखीगढ़ी धौलावीरा आपका इंडिया में पड़ गया, राखीगढ़ी आपका पड़ गया हरियाणा में। ठीक है, इतनी बात आपको याद आ गई? चलिए ठीक है, तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो गया? यहाँ पे धौलीवीरा। ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्रोटो शिव मुहर मिले, यानी मतलब शिव की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये मोहनजोदाड़ो से मिली है। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे पे है? ये सिंधु नदी के किनारे पे है। सिंधु नदी कहाँ पे बहती है? पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो है। और इसकी खोजकर्ता कौन थे? राखल दास बनर्जी। याद रखना, खोजकर्ता बहुत पूछता है एग्जाम में। राखल दास बनर्जी है। कब किए थे? 1922 में। लेकिन इससे पहले 1921 में हड़प्पा की खोज कर दिया गया था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है। और ये मोहनजोदाड़ो में ही एक सील पर, मतलब एक पत्थर पर 3 मुख वाले देवता मिले हैं, जिन्हें हम पशुपतिनाथ कहते हैं। ठीक है। और उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा की मतलब मूर्ति है, उनके चित्र छपे हैं। ठीक है। और यही मोहनजोदाड़ो से ही नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। ठीक। और आप देखेंगे ये लोथल गुजरात में है। ये गोदीवाड़ा है, उस टाइम का ये गोदीवाड़ा था। ये भोगवा नदी के किनारे पे है। ठीक है। यहाँ से क्या मिले थे? घोड़े के अस्थि पंजर मिले थे, और मनके बनाने के कारखाने मिले थे, और चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से मिला था। ठीक। और ये कालीबंगा देख रहे हैं ना, कालीबंगा में मैंने बताया था कहाँ पे है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा मतलब होता है काली चूड़िया। यहाँ से क्या मिले था? जुते हुए खेत मिले थे। ठीक है। और अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल और कालीबंगा दोनों से मिला था। ठीक। और लोथल में ही युग्म समाधियां हैं। ठीक। और बनवाली मैंने बताया था कहाँ पे? हरियाणा में है। पाटलिपुत्र। ठीक है, ये पाटलिपुत्र है आपका। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना, इसकी स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। ठीक है, किसने किया था? उदयन ने किया था। अब उदयन कौन था जानेंगे। एक टाइम पे मगध राज्य था ना, मगध राज्य में वहां का संस्थापक था बृहदर्थ। और मगध राज्य में एक वंश निकला, कौन सा वंश? हर्यक वंश। और हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबुसार। ठीक है, कौन सा? बिंबसार था। और बिंबसार का ही बेटा हुआ अजातशत्रु। अजातशत्रु कैसे हुआ? अपने पिताजी को मार के हुआ। ठीक है, अजातशत्रु बिंबसार को मारा, ये राजा हो गया। फिर अजातशत्रु का बेटा हुआ उदयन। उदयन ने क्या किया? ये अपने बाप को मार दिया। ठीक है, यानी अजातशत्रु को मार के उदयन इसका नेता बना। तो उदयन ने ही ये पाटलिपुत्र की स्थापना की। एग्जाम में बहुतों बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। ठीक। ये जो शिशुनाग थे, ये नाग वंश के संस्थापक
ये शिशुनाग थे, नागवंश का संस्थापक शिशुनाग थे, ठीक है। और ये चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त प्रथम बोलते तो चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य वंश के संस्थापक थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है औरंगजेब को, ठीक है, जिंदा पीर कहा जाता है। और ये क्वेश्चन पूछता है कि इसका शासन कब से था? 1658 से लेके 1707 तक। इसके पहले पेट वाले एग्जाम में पूछा था कि औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में, ठीक। तो ये पूछ चुका है। अब अकबर का बहुत बार एग्जाम में पूछता है, इसका शासन कब से कब तक था? 1556 से लेके कब तक था? 1605 तक, ठीक। तो इसकी डेथ कब हुई थी? 1605, ये एग्जाम में पूछता है। 1556 से 1605, ठीक। ये अकबर का रहा है, ठीक। ये 1605 जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है, ठीक। अब ये अकबर ने दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो चलाई थी, जैसे दास प्रथा का इन्होंने अंत किया था 1562 में, और दिन ए इलाही 1582, डेट याद रखना, दिन ए इलाही 1582 में अकबर ने ही चालू किया था, ठीक। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा मुगल बादशाह था जो अपने पिता को ही कैद करके रखा था? तो ये थे अकबर, अरे सॉरी औरंगजेब। ये थे कौन? औरंगजेब थे। किसको किए थे? शाहजहां को किए थे, ठीक। शाहजहां किए थे, कहाँ पे किए थे? आगरा का लाल किला है वहीं पे इनको कैद करके रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ है? पहले जानेंगे कि तानसेन थे कौन? ये तानसेन ग्वालियर के थे। इनका पुराना मतलब बचपन का नाम था रामतनु पांडे। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है, तानसेन। और अकबर ने इन्हें एक उपाधि दी थी, कंठभरण वाजी विलास, ठीक है, क्या दिया था? कंठभरण वाजी विलास, इनको एक उपाधि दिए थे। और बोल रहे हैं कि मरने के बाद इनका मकबरा कहाँ बनाया गया? इनका मकबरा ग्वालियर में ही बनाया गया, ठीक, ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? ये सब चारों ऑप्शन देख रहे हैं ना, ये मुगल प्रशासन के ही हिस्सा, सब मुगल प्रशासन के, लेकिन जिले को हम लोग बोलते थे सरकार, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के समय में महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो ये उत्बी ने किया था, ठीक, उत्बी ने किया था। ये फैजी थे, फीजी नहीं है, फैजी है ये, ठीक। फैजी ने किसका किया था? लीलावती का। और अबुल फजल ने किया था पंचतंत्र का, ठीक है, किसका किया था? पंचतंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बुद्ध को ज्ञान पूछ रहा है कहाँ प्राप्त हुआ? तो बिहार में एक जगह है बोध गया, वहीं पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। अब बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसापुर में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसापुर में हुआ था, ठीक है। और इनकी डेथ कब हुई थी? 483 में, ठीक, 483 में। 3 है लास्ट में, दोनों देखते रहना। 563 483 ये ईसापुर है, ठीक है, ईसापुर। अब बोलेंगे 563 ये है, उसके बाद 564 565 500 से आगे होना चाहिए, 483 है, लेकिन ये ईसापुर है। ईसापुर में पीछे चलता था, 563 है, आगे आने के लिए पीछे चलता था, 483 ईसापुर, ठीक है। तो इनका ये जन्म 563 और मृत्यु 483 में, ठीक, ये बात रहे। और गौतम बुद्ध को पता है क्या कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया कहते थे, ठीक है, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था, ठीक है, ये बात आपको समझ में आएगी। और जो इनका डेथ हुआ था कहाँ पे हुआ था पता है? कुशीनार। कहाँ पे पड़ता है कुशीनार? देवरिया में पड़ता है। अब एक कुछ लाइनें देख लीजिए, वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे, कहाँ पे? बोध गया में। कौन सा वृक्ष था? पीपल का वृक्ष था। ध्यान करते हुए आत्मा बोध प्राप्त हुआ, ठीक है। और त्रिपिटक, इन्होंने एक सिद्धांत दिए थे, त्रिपिटक माने 3 सिद्धांत दिए थे। कौन सा? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। और ये सब पिटक थे, इनकी जो भाषा थी पाली भाषा में, ठीक है। पूछता है क्वेश्चन कि जो ये बौद्ध थे, बौद्ध कौन से भाषा का यूज करते थे? पाली भाषा, और जैन संस्कृत भाषा का, ठीक, ये बात ध्यान से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के घर छोड़ने के रूप में क्या जाना जाता है? जब गौतम बुद्ध घर छोड़े थे, कब छोड़े थे? 29 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया था, तो उसको हम लोग कहते हैं महाविनिष्क्रमण। क्या? महाविनिष्क्रमण। और जब इन्होंने, इनकी डेथ हुई थी, यानी इन्होंने समाधि जब ली थी, तो उसको क्या कहेंगे? महापरिनिर्वाण, ठीक है, क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण, ठीक, ठीक। और जब इनको मतलब ज्ञान बोध हो गया और उसके बाद इन्होंने अपना ये प्रवचन दिया, तो उसको जब धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिए थे सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ में। सारनाथ को हम लोग क्या कहते हैं? ऋषिपत्तनम भी कहते हैं, ठीक। झेलम का युद्ध
किनके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था पोरस और सिकंदर के बीच में। राजा पोरस थे भारत के और सिकंदर दोनों के बीच में झेलम का युद्ध लड़ा गया था। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया देवी या महामाया कहिए, क्या माया देवी या महामाया कहिए, ठीक है। उनके समय में ये गौतमी कौन थी? इनकी मौसी थी। जब ये पैदा होते इनकी माता जी महामाया या महादेवी मर गई तो इनका लालन पालन ये सौतेली मौसी थी, गौतमी नाम था, इन्होंने किया था। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था, ठीक है। आइए देखते हैं, इनके समय में 4 बौद्ध संगति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया, कहाँ हुई थी? रावा पाका, ठीक, रावा पाका। तो रा से राजगिरी में, वा से वैशाली में, पा से पाटलिपुत्र में, का से कुंडलवन में, ठीक है। ये हुआ था 483, 383, 251। कुंडलवन कश्मीर पड़ता है। और यहाँ पे ये जो अध्यक्ष थे कौन थे? ये अध्यक्ष थे और ये राजा थे। अध्यक्ष कौन थे वहां पे? महाकश्यप, साबकमीर, मोगालीपुत्तिस्त, वसुमित्र। तो इसको छोटा सा ट्रिक मैंने बनाया है इसमें, महाराज सबका मंगल मित्र। क्या? महाराज सबका, महाराज से महाकश्यप, सबका साबकमीर, महाराज सबका मंगल से हो गया मोगलीपुत्र, मित्र से हो गया वसुमित्र, ठीक। और राजा का भी मैंने एक छोटा ट्रिक बनाया है, आज काल आसी कंगाल। क्या? आज काल आसी कंगाल। आजाद से आजाद शत्रु, काल से कालाशोक, और आज काल आशिक से अशोक, कंगाल से कनिष्क, ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी कौन था? ये था डेरियस प्रथम। कौन था? डेरियस प्रथम था। अब डेरियस प्रथम कहाँ का था? ये ईरानी था, ईरान का था। अगर पूछे आपसे प्रथम यूनानी कौन है? प्रथम यूनानी सिकंदर को बोलेंगे, और प्रथम यवन बोलेंगे तो डेमेट्रियस को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी सबसे पहले यही आया था। कौन आया था? दरायु। डेरियस को ही हम दरायु कहते हैं, ठीक है। डेरियस प्रथम को हम दरायु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बताइए दोस्तों, हर्यक वंश का मैंने पीछे बताया था, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक तो बिंबिसार, ठीक। बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? गिरिव्रज राजगृह में, ठीक। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? ठीक है, जो 16 महाजनपद थे, ठीक है। और 16 महाजनपदों का नाम किसमें मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। किसमें? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। एक क्वेश्चन पूछता है, राजधानी अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? अंग खिले चंपा के। किसका? चंपा। तो चंपा हमारा इसका आंसर हो गया। और ये 16 महाजनपदों दिए हैं, इनकी एक बार आप लोग वीडियो पॉज करके देख लेना, जैसे काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती, अंग का चंपा, चेदी का शक्तिमती, देख लेना, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता अधिनियम निम्नलिखित में से किस योजना या समझौता का परिणाम था? तो ये माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना कब था? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आते हैं। इसी टाइम बात की गई थी भारत की स्वतंत्रता अधिनियम की, ठीक। लखनऊ समझौता कब हुआ था? या लखनऊ कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? आप सबको पता है कि झांसी हुआ था, जगदीशपुर बिहार का हुआ था, लखनऊ भी हुआ था, लेकिन चित्तौड़ नहीं हुआ था, ठीक। निम्नलिखित में से किसने बंगाली भाषा के माध्यम से, ध्यान सुनना, बंगाली भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए अपने उद्देश्यों में से एक स्वदेशी समाज की स्थापना की थी? तो ये किए थे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन दोनों एक साथ महत्वपूर्ण वार्ता के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब ये क्रिप्स मिशन आया था और कैबिनेट मिशन, जब इनकी वार्ता चल रही थी एक साथ तो उस टाइम पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद, ठीक। कौन थे? अबुल कलाम आजाद। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आजादी के टाइम पे कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे, जिनकी कृपा रहेगी भारत पे, इन्हीं की कृपा थी इसलिए हम आजाद हो गए, ऐसे याद रखना। तो कृपलानी जी, आचार्य JB कृपलानी थे, जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम पे थे, ठीक है। तो अब हम बता सकते हैं ये कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन आपका आया था 1942 में। कब आया था? 1942 में। और जो ये कैबिनेट मिशन का तब कब आया था? 24 मार्च 1946 में, ठीक है। 24 मार्च 1946 में, याद रखना आप लोग। तो थैंक यू दोस्तों, आप सबको हमारा यूट्यूब मतलब ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, हम उसको सुधार करेंगे, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच।